मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्ययन कराऊंगा। तो इसमें पहला जो हमारा पाठ है या लेसन है वो है संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास में हम सबसे पहले आइए चलते हैं संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। वैसे तो हम बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम बदल करके दूसरी चीज़ में विकास कर उनका उपयोग करते हैं। तो इन्हीं को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम संसाधन पर चलते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन से हमारा तात्पर्य कि ऐसी वस्तुएं जिनसे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। वे चाहे प्राकृतिक हों और चाहे मानव निर्मित हों, दोनों प्रकार की होती हैं वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं। तो इनको मानव जो है अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में उपयोग करके और इनसे लाभ कमाता है। तो ये संसाधन होते हैं। अब संसाधन के प्रकार पर हम चलते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला आपका होता है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा आपका होता है मानवीय संसाधन। तो ये दो प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, या इसको मानव निर्मित संसाधन भी कहा जाता है। तो इनको हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पहला जैसे है हमारा प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन वह साधन होते हैं या वह वस्तुएं होती हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई हैं और इनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। जैसे कौन कौन सी उसमें आपकी चीजें आ जाएंगी? जैसे जल, वायु, मिट्टी, भूमि। तो ये सारी चीजें जो हैं, या सूर्य का प्रकाश, ये सारी जो चीजें हैं तो ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन क्या होते हैं, या इसको हम मानव संसाधन भी कहते हैं। तो मानव संसाधन के अंतर्गत वह सारी वस्तुएं आती हैं कि जिनका मानव अपने बौद्धिक विकास या तकनीकी के द्वारा विकास करता है और उसके बाद उनको अपने उपयोग में लाता है। जैसे जल का उपयोग वो बांध बनाकर विद्युत बनाता है और फिर उसके द्वारा बिजली प्राप्त करता है। या सागरीय लहरें हैं, तो इनसे भी जो इसकी तरंगें होती हैं या लहरें होती हैं, इनके द्वारा भी वो जल विद्युत का निर्माण करता है। या सड़कों का निर्माण करता है, वो भी हमारे संसाधन के रूप में ही आते हैं। या परिवहन के साधन हैं, ये भी हमारे संसाधन के रूप में आते हैं। और मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव के द्वारा भी मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताए चलते हैं कि जैसे हम किसी कार्यालय में या किसी ऑफिस में जाते हैं अपने किसी कार्य के लिए, तो वहां पर हमारी सेवा के लिए कौन बैठा हुआ है? वहां पर एक मानव ही बैठा हुआ है जो हमारी सेवा करता है।
बैंक में एक मैनेजर है, कैशियर है, या और भी लोग उसमें होते हैं, या अस्पताल हम जाते हैं वहाँ डॉक्टर है। तो इसी तरह की जो जगहें होती हैं, तो यहाँ पर मानव ही मानव की सेवा करता है। तो इसीलिए मानव को स्वयं एक संसाधन कहा गया है। तो ये हो गए आपके प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन या मानव संसाधन। तो ये संसाधनों के बारे में आपका यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। इसको आइए लेके चलते हैं हम यहाँ पर। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, और ये दो भाग जो हैं, पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन है ये, और दूसरा है आपका अनवीकरणीय। अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे, जल, वायु, भूमि, मिट्टी, खनिज, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, तो इनको ही दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो पहला जो है आपका नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन प्रकृति के द्वारा उपलब्ध वे साधन होते हैं जिनका भविष्य में कभी समाप्त होने की संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये भविष्य में कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, और जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे तो उस दिन मानव जीवन भी खतरे में आ जाएगा। तो ये हमारे होते हैं नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे इसमें जल, वायु, प्राकृतिक वनस्पति, भूमि, मिट्टी, सूर्य ऊर्जा, ये सब हमारे होते हैं नवीकरणीय संसाधन हैं। ये कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। दूसरे हैं आपके अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ये भी प्रकृति के द्वारा ही उपलब्ध साधन होते हैं, लेकिन इनको अगर सीमित मात्रा में उपयोग नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये समाप्त हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन वह साधन होते हैं जिनकी भविष्य में कभी समाप्त होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे खनिज, कि ऐसा कहा जाता है कि भूगर्भ के नीचे जो खनिज या मिनरल्स जो उपलब्ध हैं, तो ये अगर इनका सीमित ढंग से उपयोग नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मात्रा भूगर्भ के अंदर सीमित है। तो इसलिए इनका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये आपके अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं कि अनवीकरणीय संसाधनों को भी जो है तो दो भागों में बांट दिया गया है। एक हमारे होते हैं धात्विक खनिज होते हैं इसमें, और दूसरे होते हैं अधात्विक होते हैं। तो धात्विक कौन से होते हैं? ये धात्विक खनिज वे धात्विक होते हैं, वह खनिज होते हैं जो जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। जैसे लौह अयस्क, सोना है, चांदी है, या यूरेनियम है, या आपका जो है इसमें मैग्नीशियम है। तो ये सब जो होते हैं, या तांबा है, जस्ता है, ये सब धात्विक खनिज कहलाते हैं। इनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। और अधात्विक कौन से होते हैं? इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे बेसाल्ट है। तो ये सब अधात्विक खनिज होते हैं। और कोयला है, खनिज तेल है, ये सब अधात्विक खनिज होते हैं। इनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जा सकती है। अब इसके बाद फिर
आगे आपका है कि संसाधनों का विकास कैसे किया जा सकता है। तो संसाधनों का विकास जो है, अर्थात साधन जो हैं हमारे पास प्रकृति द्वारा जो उपलब्ध होते हैं, तो मानव इनको अपने बुद्धि के द्वारा या अपने कौशल के द्वारा या तकनीकी के द्वारा इनको नए रूपों में ढालता है और उसके बाद इनका वो उपयोग करता है। तो यही संसाधनों का विकास कहलाता है। जैसे इसमें कहा गया है कि प्राचीन काल में या आदिम काल जो था, तो उस समय जो मानव था तो उसके पास केवल प्राकृतिक साधन ही उपलब्ध थे, लेकिन वो ज्यों-ज्यों उसकी अपनी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, त्यों-त्यों वो उनका उपयोग धीरे धीरे करना सीखता चला गया। जैसे मिट्टी या भूमि का उस समय कोई उपयोग नहीं था, लेकिन जब उसने धीरे धीरे रहना शुरू कर दिया, एक स्थान पर रहना सीख लिया, तो उसने उस भूमि का उपयोग मकान बनाने के लिए करने लगा। मिट्टी का उपयोग जो था तो वो खेती के रूप में करने लगा और उससे वो फसलें उगाने लगा। वनस्पतियां जो थीं तो उसमें कुछ वनस्पतियों से वो खाद्यान्न प्राप्त करने लगा। मिट्टी से वो बर्तन बनाना सीख गया। इसी तरह से ज्यों-ज्यों तकनीकी का विकास होता गया, तो मानव ने इन साधनों के द्वारा तमाम तरह के नई वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया और उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने लगा। तो ये संसाधनों का विकास है। इसमें आवागमन के लिए उसने सड़कें बनाई, रेल लाइन बिछाई, और लंबी यात्रा करने के लिए या तेज गति से यात्रा करने के लिए उसने हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का निर्माण किया। तो इससे जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में काफ़ी आसानी हुई। अब इसके बाद फिर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण बताया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं तो ये सभी जगह पर एक समान नहीं होते हैं। कहीं पर किसी चीज की अधिकता होती है तो कहीं पर किसी चीज की अधिकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी सभी जगह पर एक जैसी नहीं पाई जाती है। कहीं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो कहीं ककरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है, और कहीं पर जो है ऊसर या बंजर भूमि भी पाई जाती है जिसके ऊपर फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। लेकिन मानव जो है तो जहाँ पर अच्छी भूमि या उपजाऊ मिट्टी मिलती है तो वहाँ पर वो खेती करता है और वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक हो जाता है। फिर संसाधनों का महत्व, अगली हेडिंग है इसमें कि संसाधनों का महत्व क्या है। तो संसाधनों का महत्व जो है कि संसाधन जो होते हैं तो पहला महत्व यही है कि संसाधनों के द्वारा ही हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं इनकी पूर्ति होती है, और मानव जो है इनको नए रूपों में इन साधनों को ढाल करके और उनको नए नए तरीके से अपने उपयोग में वो उपयोग करता है। दूसरा है आपका कि भूमि है, मिट्टी है, खनिज, जल, पवन और खाद्य पदार्थों के बिना मानव का दैनिक जीवन चलना संभव ही नहीं है। और ऊर्जा संसाधन मशीनों, यंत्रों और वाहनों को चालक शक्ति प्रदान कर उद्योग, परिवहन और व्यापारिक व्यवस्था में ये प्राण फूंकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव का अंतर संबंध। तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव का अंतर संबंध किस तरह से है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है तो जहां पर मानव के अनुकूल ज्योग्राफिकल कंडीशंस पाई जाती हैं तो वहां पर जो है मानव अधिक मात्रा में निवास करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम चलते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत का जो मध्य का विशाल मैदान है तो यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्यों यहाँ पर निवास करती है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है तो नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी से निर्मित है और इसलिए ये अत्यधिक उपजाऊ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मनुष्य के पीने के लिए जल या पशुओं के लिए या
वनस्पतियों को जितने जल की आवश्यकता होती है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध रहती है। और दूसरा ये है कि मौसम भी यहाँ पर मानव के अनुकूल पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर देखा जाए कि राजस्थान या पश्चिमी भाग जो है तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है और मरुस्थल के कारण यहाँ पर मानव के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं हैं यहाँ पर। यही इसी तरह से अगर पर्वतीय क्षेत्र में हम चलते हैं या बिल्कुल उत्तर भारत में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये है आपका कि जहाँ पर मानव के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं तो वहाँ पर मानव की जनसंख्या अधिक पाई जाती है या वहाँ पर मानव अधिक निवास करता है, और जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो वहाँ पर मानव बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। और जैसे उदाहरण है उसमें कि अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम चलते हैं तो कांगो बेसिन या जो कांगो नदी पाई जाती है तो उसका बेसिन जो पाया जाता है तो वहाँ पर काफ़ी तराई वाला क्षेत्र है। या उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन जो पाया जाता है, तो यहाँ पर भी यही हालत रहती है कि यहाँ पर बहुत अधिक तराई वाला क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मानव बहुत कम संख्या में पाया जाता है। इसी तरह विश्व के जो कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे भारत में थार का मरुस्थल है, चीन में गोबी का मरुस्थल है, तो ये सब, या अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, तो ये जो सब मरुस्थल पाए जाते हैं तो यहाँ पर भी भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं वो मानव के अनुकूल नहीं है, इसलिए मानव यहाँ पर बहुत कम मात्रा में निवास करता है। अब इसके बाद है संसाधनों का संरक्षण। तो अब तक हमने ये जाना कि भाई संसाधन जो होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं, और अगर ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी और मानव जीवन जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है तो उसके लिए हमें इन संसाधनों को संरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे खनिज हैं, तो ये आने वाले समय में ऐसा कहा जाता है कि ये समाप्त हो जाएंगे। खनिज हैं या पेट्रोल है या केरोसिन है, कोयला है, ये सब आने वाले समय में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इन संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए हमें ऐसे साधनों की या ऐसे विकल्पों की खोज करनी चाहिए या उन विकल्पों को अपनाना चाहिए जिससे इनकी बचत हो सके। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसा साधन है या सूर्य जिसको हम कहते हैं जिससे प्राप्त होती है, तो वो कभी भविष्य में समाप्त नहीं हो सकता है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें। या पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का हम विद्युत के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। या ज्वारीय ऊर्जा, या कहीं कहीं भूतापीय ऊर्जा भी पाई जाती है, तो इनको हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा के रूप में प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय में हम खनिज संसाधनों को संरक्षित रख सकते हैं और नई पीढ़ी को हम उन्हें प्रदान कर सकते हैं। तो संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो वही कुछ चीज़ें हमने बताई। तो वही चीज़ें इसमें हैं कि भाई संसाधन जो हैं तो इनको अगर हम भावी जीवन में संरक्षित रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है उनका उपयोग कर पाएगी, और अगर इनका हम सीमित मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इनके लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इस लेसन में बस यहीं तक है। तो ये पहला चैप्टर जो है कक्षा 8 में भूगोल का ये समाप्त होता है। धन्यवाद।